तो टाइम कांस्टेंट को किससे शो करेंगे, लैम्डा से। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सीरीज सर्किट, कि आरएल सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये अपना एक रेजिस्टेंस है और ये क्या है, यहाँ पे एक इंडक्टेंस है। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियल यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये स्विच अपने पास में है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है। अब अपने को पता है कि इस सर्किट का एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा। तो इस सर्किट का एक नॉर्मल इक्वेशन होगा V इज इक्वल टू आई आर प्लस क्या होगा, या V इज इक्वल टू सिंपल लिखते हैं वी आर प्लस क्या होगा वी एल। इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको क्या बोलोगे वी आर। इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको क्या बोलोगे वी एल, इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो एक सिंपल इक्वेशन इसका यहाँ पे होता है। आई बात समझ में। अब अपने को ये पता है कि वी आर किसके इक्वल होता है, ये आई आर के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा अपने को पता है कि जो वी एल है, वी एल यानी क्या होता है ई एल, वी एल इज इक्वल टू क्या होती है, ये ई एल, जिसको अपन क्या बोले सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है डी आई अपॉन डी टी। एन डी आई अपॉन डी टी लिखते हो, है ना। मान लीजिए एक टर्न्स है तो क्या लिखोगे, डी आई अपॉन डी टी लिखोगे। समझ में आई, समझ में आ रही है बात। अब पढ़े थे ना कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, तो उसका पूरा फार्मूला अपन क्या लिखे थे, माइनस एल एन डी आई अपॉन डी टी, ऐसे लिखे थे, है ना। तो यदि हम देखें कि n की वैल्यू यदि 1 है तो ये ई एल क्या होगी, तो एल डी आई अपॉन क्या होगी डी टी, ठीक है। इसके क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये होगी एल डी आई अपॉन क्या होगी डी टी। तो ये एक हमारे पास में सिंपल फार्मूला इसका यहाँ पे आता है। क्लियर है सबको। अब बोलता है यहाँ पे कि जब हम इस स्विच को क्या करते हैं क्लोज, ठीक है, व्हेन स्विच एस इज क्लोज एट, यहाँ लिख देते हैं एट t इज इक्वल टू 0। तो जब स्विच S को हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लोज, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, बात समझ में आ रही है ना। t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, तो t इज इक्वल टू 0 पे, ध्यान दे रहे हो मेरी बात पे, कि t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, सर्किट की जो करंट होती है I, ये क्या होती है 0। लेकिन डी आई अपॉन डी टी रेट जो होता है, ये क्या होता है मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है। जैसे ही स्विच को हम क्या करेंगे क्लोज, तो सर्किट की करंट क्या होगी 0, करंट 0 से क्या होगी बढ़ेगी। तो जब करंट 0 से बढ़ेगी तो ये डी आई अपॉन डी टी क्या रहे, करंट के चेंज होने का रेट है कि करंट की वैल्यू है, वो करंट के चेंज होने का, कि करंट 0 से बढ़ेगी तो उसके बढ़ने का रेट है ये। तो बढ़ने का रेट क्या होगा इस समय मैक्सिमम होगा। बात समझ, जैसे आपकी सैलरी है 0, सैलरी अचानक से 0 से 10,000 हो गई तो क्या हो गया, चेंज हुआ ना 10,000 का। तो वैसे ही करंट यहाँ पे थी 0 जैसे स्विच को क्लोज किए, लेकिन अब वो तेजी से क्या होगी बढ़ेगी। तो जब वो तेजी से बढ़ेगी तो उसके बढ़ने का रेट डी आई अपॉन डी टी क्या होगा मैक्सिमम। तो जब करंट है 0, ठीक है, जब करंट है 0 तो यहाँ पे जो वी आर होगा, वी आर क्या होगा 0, वी आर इज इक्वल टू क्या है आई आर है, तो वी आर 0 होगा। तो वी आर 0 होगा तो सोर्स वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होगी, तो सोर्स वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होगी VL। तो सोर्स वोल्टेज V इज इक्वल टू VL यानी क्या होगी ये L डी आई अपॉन क्या होगी dt, ठीक है। बात समझ आ रही है कि जब इंडक्टिव सर्किट में स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट होती है 0 और वोल्टेज क्या होती है मैक्सिमम। कहां पर, इंडक्टर पर, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या है 0 है। इसलिए तो बोलते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करती है,
करंट देरी से आएगी ना, जैसे स्विच को क्लोज किया इसके पास क्या पहुंच गई, पूरी सोर्स वोल्टेज इसके पास आ गई। अब उसके बाद में 90 डिग्री के बाद में जब एसी पढ़ेंगे तो 90 डिग्री के बाद में करंट यहाँ पे पहुंचेगी, करंट बढ़ना स्टार्ट होगी, देरी से आएगी, करंट जीरो है शुरू में, ठीक है। सो समझ में आ रही है बात। तो ये हमने देखा कि ये कंडीशन आती है t इज इक्वल टू 0 बोलेगा या t इज इक्वल टू 0 प्लस बोलेगा। तो यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करंट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं di अपॉन dt, इस फॉर्मूले को लिख सकते हो di अपॉन dt, v बाई क्या हो जाएगा l, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये v बाई l। तो ये क्या होगा, इस सर्किट में करंट के राइज होने का इनिशियल रेट, करंट के बढ़ने का प्रारंभिक दर, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करंट इन आरएल सीरीज सर्किट, ठीक है। कि आरएल सीरीज सर्किट में जो करंट है वो किस इनिशियल रेट से राइज होती है, तो करंट के बढ़ने की प्रारंभिक दर ये है। कैसे निकालेंगे, तो सर्किट की वोल्टेज को सर्किट के इंडक्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो किसमें आएगा इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करंट किसमें आएगा, एम्पियर पर सेकंड। इतने एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट क्या होगी, यहाँ पे राइज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यदि इसको हम देखें यहाँ पे, कि ये अपना एक्सिस उसको बताएगा टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो ये टाइम को बताएगा सेकंड में, ये किसको बताएगा, तो ये बताएगा अपने को करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, कि करंट कैसे बढ़ेगी यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि यदि करंट अपने इनिशियल रेट ऑफ राइज को मेंटेन रखते हुए लगातार बढ़ती है ऐसा, ठीक है, तो करंट को उसकी फाइनल वैल्यू, ये करंट की फाइनल स्टडी वैल्यू है, तो करंट को उसकी फाइनल स्टडी वैल्यू तक राइज होने में जो समय लग रहा है ये समय है। तो ये समय किसके बराबर है, ये समय ही क्या कहलाएगा, सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। बात समझ में आई सबको। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये क्या बता रहा है, ये करंट के इनिशियल रेट ऑफ राइज को शो कर रहा है कि यदि करंट अपने इनिशियल रेट ऑफ राइज को मेंटेन रखते हुए लगातार बढ़ती है तो वो इस तरह से लीनियरली क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उसको अपनी फाइनल स्टडी वैल्यू तक पहुंचने में इतना समय लगेगा, और ये समय ही क्या होगा, सर्किट का टाइम कांस्टेंट होगा। क्या करंट यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज होती है, तो आगे पढ़ेंगे नहीं होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फिर हम टाइम कांस्टेंट को कैसे निकालें, तो बोलता है कि यहाँ पे जब करंट इनिशियल रेट ऑफ राइज को मेंटेन करते हुए इंक्रीज हो रही है तो करंट की कोई फाइनल वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, करंट की फाइनल वैल्यू होगी। तो करंट की फाइनल वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो आगे पढ़ेंगे कि करंट की फाइनल वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, V बाई आर होती है। तो ये करंट की फाइनल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो करंट इस वैल्यू तक राइज होगी, इस वैल्यू तक राइज होने में कितना समय लगेगा, तो यदि मैं बोलता हूं कि करंट की ये फाइनल वैल्यू है 10 एम्पियर और उसके राइज होने का रेट है 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो आपसे बोलूंगा कि कितने समय में करंट अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंचेगी, तो आप बोलोगे 10 एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर पर सेकंड के रेट से राइज हो रही है, तो उसको 5 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो कैसे निकाले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को उसके रेट ऑफ राइज से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यदि हम पूछेंगे कि ये टाइम भी तो उसी के बराबर है, तो इस टाइम को कैसे निकालोगे, यानी कि टाइम कांस्टेंट को आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ये स्टडी वैल्यू है, और करंट के राइज होने का रेट ये है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो यदि अपन देखें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, V बाई आर है, तो V बाई आर हो गया, और ये V बाई क्या हो गया, L हो गया, V क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या हो जाएगा L अपॉन आर। तो ये सर्किट का क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, सर्किट के इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये इस सर्किट का कहलाता है टाइम कांस्टेंट। अब सर्किट के इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट।
यदि सर्किट का इंडक्टेंस है मान लीजिए 1 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस यहाँ पे है 1 ओम, तो 1 मिली हेनरी अपॉन 1 ओम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 मिली सेकेंड। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि करंट को अपनी स्टडी वैल्यू तक पहुंचने में कितना समय लगा 1 मिली सेकेंड, और वही क्या है सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद में देखते हैं कि करंट ऐसे तो राइज होती नहीं है, वो कैसे होती है, एक्सपोनेंशियली होती है, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा, यदि करंट अपने इनिशियल रेट ऑफ राइज, यदि करंट अपने इनिशियल रेट ऑफ राइज, ब्रैकेट में लिखिए V बाई एल, इनिशियल रेट ऑफ राइज V बाई एल को मेंटेन रखते हुए अपनी फाइनल स्टडी वैल्यू तक राइज होने में जितना समय लेती है वह सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू L अपॉन R होती है, तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L अपॉन R सेकेंड, है ना, L अपॉन R सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसमें अभी एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, बाकी अपन लिख लेंगे, लेकिन अभी याद रखना है आपको इनिशियल रेट ऑफ राइज क्या होता है, V बाई एल, और उसमें अपन पढ़े थे आरसी सर्किट में इनिशियल रेट ऑफ क्या होता है, राइज ऑफ वोल्टेज होता है, उसमें वोल्टेज राइज होती है, यहाँ पे करंट राइज होती है, तो वो क्या पढ़े थे अपन, V बाई सी आर, है ना, ये दोनों याद रखना है, कैपेसिटर में V बाई सी आर और इंडक्टर में क्या होता है, V बाई एल होता है, वहां वोल्टेज राइज होती है, यहाँ पे करंट राइज होती है। बट एक्चुअली जो यहाँ पे करंट है, क्या वो इस प्रकार से राइज होती है, नहीं, वो कैसे राइज होती है, एक्सपोनेंशियली राइज होती है। तो जब करंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियली राइज होगी तो वो इस प्रकार से राइज होगी ऐसा, और अपनी फाइनल स्टडी वैल्यू तक पहुंचेगी, ठीक है। तो जब करंट एक्सपोनेंशियल राइज होगी और अपनी फाइनल स्टडी वैल्यू तक पहुंचेगी, तो इस फाइनल स्टडी वैल्यू तक पहुंचने में इतना समय लगेगा उसको, तो ये समय कितना होगा, 5 लैम्डा, उसमें पढ़े थे ना 5 लैम्डा, वोल्टेज के राइज होने में लगने वाला टोटल समय है ना, जब एक्सपोनेंशियली राइज होता है। यहाँ पे करंट जब एक्सपोनेंशियल राइज होती है तो उसको फाइनल स्टडी वैल्यू तक राइज होने में कितना समय लगेगा, 5 लैम्डा लगेगा, ठीक है। और इक्वेशन भी सेम है दोनों का, देखो उसमें इक्वेशन लिखे थे अपन क्या, v 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा, है कि ना, ये लिखे थे। तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन होता है ये होता है आई एम 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ऐसा, अच्छा एक काम करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पहले उसमें लिखिए आरएल सीरीज सर्किट में स्विच को क्लोज करने पर करंट एक्सपोनेंशियली राइज होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली राइज होती है। तो यहां पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियली राइज ऑफ करंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां पे क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी यहां पे आई एम
1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इसके एक्सपोनेंशियली राइज होने का क्या है, इक्वेशन है। तो फिर से पूछेगा आपसे कि ठीक है, करंट जब एक्सपोनेंशियली राइज हो रही है तो इस समय में करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हमको दिखता है इस समय टाइम कांस्टेंट का समय, तो इस टाइम कांस्टेंट के समय में करंट की वैल्यू ये होगी, यानी कि करंट यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यदि हम टाइम की वैल्यू कितनी रख दें, टाइम कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा e की पावर -1, और पता है e की पावर -1 0.368, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है, सबको पता है। तो हम लिखे थे i इज इक्वल टू क्या होता है 0.632 इंटू क्या होगा i। ठीक है, तो जो करंट है जब यहाँ पे टाइम एक्सपोनेंशियली राइज होगी तो टाइम कांस्टेंट के पीरियड में करंट कहां तक राइज हो पाएगी, तो वो 0.632 ऑफ क्या होगा आई, इस वैल्यू तक क्या होगी, वो राइज होगी। वहां वोल्टेज इस वैल्यू तक राइज होती है, यहाँ पे करंट इसी वैल्यू तक राइज होती है। आई बात समझ में। आरएलसी सर्किट में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 टाइम्स 0.632 गुना 0.632 टाइम्स तक राइज होने में या बढ़ने में जितना समय लेती है, जितना समय लेती है वह सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है, वह सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है। वो सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अब होता क्या है, आपको क्या क्या याद रखना है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अपन देखें कि ये R है, ये L, ये अपना यहाँ पे स्विच है, ये सोर्स है। ठीक है, तो बोलेगा कि एट t इज इक्वल टू 0 या फिर 0 प्लस, एट t इज इक्वल टू 0 या फिर क्या बोलेगा 0 प्लस। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, तो करंट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0। तो करंट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0, करंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो करंट की वैल्यू तो 0 रहेगी, लेकिन आपको बताया कि di अपॉन dt रेट क्या रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसके कारण जब करंट 0 होती है तो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है 0। जब di अपॉन dt रेट मैक्सिमम होता है तो जो VL है इसकी वैल्यू क्या होती है L di अपॉन dt होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, सोर्स वोल्टेज के बराबर होगी। ठीक है, तो जब हम स्विच को क्लोज करते हैं t इज इक्वल टू 0 या 0 प्लस पे करंट 0 होती है। ठीक है, इंडक्टिव वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है और रेजिस्टिव वोल्टेज क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि V अप्लाई कर रहे हो तो ये पूरा V कहाँ पे रहेगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा 0 वोल्ट होगा। आई बात समझ में। लेकिन हमको ये पता है कि जब स्टडी वैल्यू आ जाएगी, कब आएगी स्टडी वैल्यू 5 लैम्डा, 5 लैम्डा पे स्टडी वैल्यू आएगी। तो बोलता है कि एट t इज इक्वल टू 5 लैम्डा या t इज इक्वल टू इंफिनिटी या फिर बोलेगा लॉन्ग एनफ टाइम। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जब हम देखेंगे कि करंट अपनी फाइनल स्टडी वैल्यू पे आ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगी वहां पे कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस समय जो di अपॉन dt रेट होता है, ठीक है, ये di अपॉन dt रेट क्या हो जाता है यहाँ पे 0, क्या हो जाता है ये 0 हो जाता है।
जब करंट स्टडी हो जाएगी तो करंट चेंज होगी क्या? करंट स्टडी का मतलब 10 एम्पियर है तो 10 ही एम्पियर रहेगी, वो 5 एम्पियर है तो 5 ही एम्पियर रहेगी। तो करंट में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डी आई अपॉन डी टी रेट क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब डी आई अपॉन डी टी रेट क्या होता है, जीरो होता है, कब? फाइनल स्टडी वैल्यू पे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये इस समय पर कौन सी कंडीशन होगी, स्टडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो यहां पे जो t इज इक्वल टू 5 लैम्डा या t इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा, तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, वो स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्टडी स्टेट कंडीशन में, ठीक है, जो यहाँ पे करंट होगी वो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बात समझ में आई? वो करंट क्या होगी, मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, v अपॉन आर। क्योंकि अब यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ये सिमिलर टू क्या होगा, कंडक्टर। इंडक्टर अब कैसे काम करेगा, एक सिंपल कंडक्टर की तरह काम करेगा। बस में भाई, इसका कोई अब रोल नहीं है। तो जब इसका कोई रोल नहीं है तो पूरी वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूरी वोल्टेज आएगी, तो आई एम इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर होगा। ठीक है, तो डी आई अपॉन डी टी रेट क्या होगा, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं डी आई अपॉन डी टी रेट क्या होगा, जीरो। तो ई एल या वी एल जो होती है वो क्या होती है, एल डी आई अपॉन डी टी होती है। तो जब ये जीरो है तो वी एल क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब वी एल जीरो होगी तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। तो जो टोटल वोल्टेज है इन दोनों में डिवाइड होती है, तो इसकी वोल्टेज तो बोल रहा है जीरो हो गई है, तो टोटल वोल्टेज कहाँ चली जाएगी, वी आर। तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टडी स्टेट कंडीशन में, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी रेट होता है जीरो। ठीक है, तो वी एल की वैल्यू होती है जीरो, तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी। और इसलिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वी बाई आर होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपको याद रखना है, इसी में से क्वेश्चन अपन बनाएंगे फिर।